बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज हमने लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करना है और आज हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 17। और चैप्टर नंबर 17 में कुछ पहले छोटे मोटे डेफिनेशंस हैं वो करेंगे, उसके बाद फिर हम लॉन्ग टॉपिक की तरफ जाएंगे। लेकिन उसमें बुनियादी कंसेप्ट समझना आपको ज़रूरी है। तो हम चैप्टर नंबर 17 का देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 17 के 4 मेजर आर्टिकल बनते हैं। चैप्टर नंबर 17 है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें पहला जो डिस्कशन वाला पॉइंट होगा वो होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, दूसरा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तीसरा है जी सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे, और चौथा आपके पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यानी कि 3 प्रॉपर्टीज हैं और बाकी एक हम उसकी नेचर के बारे में देखेंगे, कंडक्टर कैसे काम करते हैं। क्योंकि हम डेली लाइफ के अंदर जो ज़्यादातर हमारा वास्ता पड़ता है वो कंडक्टर के साथ होता है। तो उसमें कंडक्टर में एक स्पेशल केस है सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर क्या चीज़ है उसके बारे में भी देखेंगे। अच्छा, तो इसमें ये तो थे हमारे मेजर टॉपिक, मेजर मतलब आर्टिकल के नेम। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो हमें डिस्कस करने हैं। तो इनको डिस्कस करेंगे तब हमारे पास ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक कंप्लीट होंगी। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के ये 5 पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं, इसके 2 है और उसके भी 2 हैं। ठीक है जी। ये सारा सिलेबस जो मैंने यहाँ पर राइट किया ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये जो रेड कलर में लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपने मार्क कर लेने, इंपॉर्टेंट है, उसमें से आने के चांसेस होते हैं, ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाते होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डिफॉर्मेशन क्या है जी, सॉलिड के अंदर डिफॉर्मेशन कैसे होती है। उसके बाद स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कंसेप्ट क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, इलास्टिक एलिमेंट एंड यील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज़ है, स्ट्रेन एनर्जी एंड डिफॉर्म मटेरियल। तो ये 5 पॉइंट हमने इसके अंदर डिस्कस करने हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एनर्जी बैंड थ्योरी क्या चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ जो है अगर हमें समझ आएगी तो हम चैप्टर नंबर 18 को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसी के अंदर आ जाता है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो पहले सेमीकंडक्टर के बारे में देखेंगे, फिर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बारे में देखेंगे कि ये क्या होते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर डोमेन थ्योरी एंड क्यूरी टेम्परेचर क्या चीज़ है, और इसमें इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक क्या लोग हिस्टेरेसिस लूप, ये जो आर्टिकल है ये प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड है, इसलिए इसको समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके प्रैक्टिकल होते हैं तो ये समझ लेंगे तो आपको वहाँ पर काम जो है वो आसान हो जाएगा। लेकिन वैसे भी प्रैक्टिकल के अलावा भी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ है। तो बड़ी ही आसान ये कुछ डेफिनेशंस हैं और छोटी छोटी ये फार्मूले इसके आपने याद करने हैं। इसको हम एग्जांपल के तौर पर भी देखेंगे, साथ साथ इसको हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ये होती है कि अगर आप किसी भी मटेरियल के ऊपर या किसी भी मैटर के ऊपर अगर आप एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नली उसके अंदर कोई चेंज आपको नजर आए तो उस तरह के चेंज को अगर हम डिस्कस करें या उसके चेंज को हम स्टडी करें तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। अगर उसके इंटरनल में चेंज आ रहा है तो हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के नाम देंगे, वो भी हम मजीद इसके आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी मटेरियल के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं या एक्सटर्नल कोई एजेंसी अप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से उसकी शेप, लेंथ, वॉल्यूम या एरिया में कोई चेंज आ जाए तो फिर हम उसको कहते हैं कि इसकी जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर राइट की हुई है, द प्रॉपर्टीज शोन बाय द सॉलिड मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आर कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टीज जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद हम डिस्कस करते हैं उसको नाम देते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास एक रबर बॉल है, आपने उसको हाथ में पकड़ लिया है, हाथ में पकड़ के बाद उसको स्क्यूज किया है, दबाया, दबाने के बाद आप देखते हैं कि चारों तरफ से फोर्स लगती है। ये देखिए आपके हाथ में एक बॉल थी, ये पहले पड़ी हुई है, तो आपने पकड़ के उसको दबाया, दबाने के बाद अब उसका साइज क्या होगा, पहले की निस्बत कम हो जाएगा। अब साइज कम होगा, जैसे उसे रिलीज करेंगे तो दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि फोर्स जब तक उसके ऊपर लग रही थी तब तक उसकी शेप में चेंज आ रहा था। तो शेप में चेंज आने के अंदर ये जो अमल है इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। कि अगर आप किसी भी चीज़ की ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाते हैं
फोर्स लगाने के बाद उसकी शेप चेंज हो जाए, ऑब्जेक्ट पहले वाली शेप में ना रहे, तो वो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो डिफॉर्म्ड हो गया है। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं डिफॉर्मेशन। फिजिकल क्वांटिटीज सच एज स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मैकेनिकल। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अगर हमने कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो ये तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या चीज है। स्ट्रेस का मतलब ये है कि अगर आपने किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाई है और उसमें कितना चेंज आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा वो उसे हम स्ट्रेस का नाम देंगे। अब पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, बाद में उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, उनमें कितना चेंज आया है। यानी कि आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पकड़ के आपने खींचा है, ठीक है, आपने कितनी फोर्स लगाई स्प्रिंग के ऊपर, उसका एरिया कितना था वो आपने मेजर कर लेना, ठीक है जी। ये पकड़ के दबाया तो ये भी एक उसमें आ जाएगा, तो आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, उसके ऊपर फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई किया। अब फोर्स अप्लाई करने से पहले उसकी लेंथ कितनी थी, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी लेंथ कितनी हो गई, इन दोनों में चेंज अगर हम मेजर करेंगे तो ये स्ट्रेन बन जाएगा। अब अगर हम ये देखें कि स्प्रिंग कितना उसको चेंज कर सकता है, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है चेंज करने की, तो फिर वो बन जाएगा मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। तो ये तीन चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें डिफॉर्मेशन का कांसेप्ट समझना। एनीथिंग शेप, वॉल्यूम एंड लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स। जब आप किसी भी चीज के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आपको बॉल की एग्जांपल समझाई है कि बॉल को पकड़ के आप स्क्वीज करेंगे तो वो पिचक जाएगी, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, जब तक फोर्स लगती रहेगी वो उसी हालत में रहेगी। यानी कि पहले वाला साइज और बाद वाला साइज उसका चेंज हो गया, जैसे आप उसे रिलीज करेंगे दोबारा उसे पोजीशन पे वापस आ जाएगी। तो जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती रही है तब तक ऑब्जेक्ट अपनी उसी शेप में उसी साइज में मौजूद रहेगा, ठीक है जी। तो ये एग्जांपल के अंदर आपको नजर भी आ रहा है। ओरिजिनल पहली डायग्राम में ओरिजिनल रबर बॉल है, फिर आपने स्क्वीज रबर बॉल सब्जेक्टेड फोर्स F बाय हैंड, आपने इसके ऊपर फोर्स लगा दी, चारों तरफ से फोर्स लग रही है। रबर बॉल आफ्टर रिमूविंग फोर्स, जैसे आपने फोर्स को रिमूव किया तो उसी शेप में वापस आ गई। असल में ये होता है कि जो मटेरियल होता है उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं, एटम होते हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से साइज या उसकी शेप में चेंज आ जाता है। डिफॉर्मेशन इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है इससे जब हम शुरू करते हैं तो इसमें 3-4 डेफिनेशन और भी आ जाती हैं, जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड है और पॉलीमेरिक सॉलिड है। तो इन सॉलिड के बारे में भी थोड़ा सा आपने जान लेना है कि ऐसे सॉलिड जिसके अंदर एटम एक खास अरेंजमेंट में जुड़े हुए हों, उनके अंदर एक प्रॉपर एक अरेंजमेंट हो, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसके अंदर हमने डिफॉर्मेशन देखनी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, यानी कि इसके अंदर जो एटम होंगे उनके अंदर खास अरेंजमेंट होगी। जब उसे हम स्क्वीज करेंगे या फोर्स लगाएंगे तो उनकी अरेंजमेंट जो है वो डिसऑर्डर हो जाएगी, उसमें चेंज आ जाएगा, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। अगर आप किसी भी मटेरियल की एटम या मॉलिक्यूल की जो उनके दरमियान का जो फासला है उसको चेंज करते हैं तो इनमें डिस्टॉर्शन आ जाती है, बिगाड़ आ जाता है। इस बिगाड़ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो ये डिफॉर्मेशन कहलाता है। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम आर अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन सच अ बॉडी a distortion results because the displacement of the atom from their equilibrium position and the body is said to be in state of deformation। ये भी कंसेप्ट आपने पढ़ा था रिजिड बॉडी के अंदर, हमने फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये बात पढ़ी थी कि रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, तो एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने के बाद अगर उसके इंटरनल मॉलिक्यूल के दरमियान का जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज ना हो तो फिर हम उसे नाम देते हैं रिजिड बॉडी। अगर दोनों के दरमियान आपने फोर्स लगाई, उनके दरमियान फासला चेंज हो गया और उस अमल को हम नाम देते हैं डिफॉर्मेशन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इस डिस्टॉर्शन को हम नाम दे रहे हैं डिफॉर्मेशन, यानी कि इसके अंदर जो एटम के दरमियान फासला जो हो गया उसको अगर हम चेंज कर दें तो फिर हम इसको नाम देंगे डिस्टॉर्शन का, और यही अमल जो है डिफॉर्मेशन कहलाता है। In deform the crystal solid, the atom return to their equilibrium position after the removal of external force. This ability of the body is returned to their original shape is called elasticity। अब हमें पता है रबड़ है या कोई भी इस तरह की चीज जिसको अगर हम फोर्स लगाएं और दोबारा अपनी पोजीशन पे उसी शेप में उसी साइज में वापस आ जाए, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट। जैसे स्प्रिंग हो गया, उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है,
तो यही इसकी जो प्रॉपर्टी है ये डिफाइन करती है इसकी इलास्टिसिटी। आपके पास दो तरह की स्प्रिंग हो सकती है, इसके एक के अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, एक के अंदर इलास्टिसिटी कम होगी। तो ये डिपेंड करता है उसके एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है उनके दरमियान। अगर एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान आपस में बिल्कुल करीब करीब है तो उनके दरमियान मूव करने का जो फासला होगा एक दूसरे के साथ वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो इसके दरमियान इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। अगर उनके दरमियान फासला थोड़ा ज्यादा है तो वो ज्यादा दूर तक मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्क्वीज हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये डायग्राम में आपको नजर आ रही है कि आपके पास ये एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल का मतलब है कि एक आप इसका एक छोटा सा पीस कंसीडर कर लिया, ठीक है। आप उसके ऊपर आपने फोर्स लगाई, उसको पकड़ के खींच लिया ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ऐसे पकड़ के खींचेंगे। जब ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो थोड़ा सा अपनी शेप को चेंज करेगा। जैसे ही शेप को चेंज करेंगे तो ये इस तरह की शेप हो जाएगी। इसी तरह अगर आप उसको दरमियान से प्रेस कर देते हैं, पहले आप ऊपर की तरफ खींचा फिर दरमियान से प्रेस कर देते हैं, तो प्रेस करने के बाद वो इस तरह का बेंड हो जाएगा। और जैसे ही दोनों फोर्सेस रिमूव करेंगे दोबारा इसी शेप में वो वापस आ जाएगा। इस तरह के मटेरियल को हम नाम देते हैं डिफॉर्म मटेरियल। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हैं, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है स्ट्रेस। और इसी तरह का कंसेप्ट आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा था प्रेशर के बारे में, ठीक है। वो भी आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि प्रेशर और स्ट्रेस में क्या फर्क होता है। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। The force applied on the unit area to produce any change in the shape, volume or length of the body is called stress। अगर आप किसी भी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी शेप के अंदर चेंज आ जाए। शेप के अंदर तीन चीजें आएंगी, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, ठीक है जी। साइज को भी कह सकते हैं हम। तो इसको हम नाम देते हैं जी स्ट्रेस का। स्ट्रेस का जो फार्मूला है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है। और अगर हम इसका यूनिट यहाँ से ड्राइव करें तो ये हो जाएगा फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है पास्कल के बराबर। और यही फार्मूला, यही कंसेप्ट हमने पढ़ा था प्रेशर के केस में। उसमें हमने ये देखा था द अप्लाइड फोर्स परपेंडिकुलर ऑन अ यूनिट एरिया। उसमें फर्क सिर्फ ये था कि अगर आप किसी भी जगह पर परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी यूनिट एरिया के ऊपर परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है प्रेशर। और अगर आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकते हैं तो ये बन जाएगा स्ट्रेस। दूसरी बात कि जो स्ट्रेस है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल के ऊपर अप्लाई होगा, और जो प्रेशर है वो लिक्विड और गैसेस दोनों के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, ठीक होगी बात। तो इसका ये यूनिट है, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस को, और प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद है टाइप ऑफ स्ट्रेस। अब जैसा कि हमने डेफिनेशन के अंदर देखा है कि तीन चीजों के अंदर चेंज आएगा, शेप के अंदर, वॉल्यूम के अंदर और लेंथ के अंदर। अगर तो लेंथ के अंदर लेंथ को फोर्स लगाने के बाद लेंथ में चेंज आ जाए तो हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस आ गया। अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद शेप के अंदर चेंज आ जाए तो हम कहेंगे ये शेयर स्ट्रेस आ गया। और अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाए तो हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आ गया। A stress that cause the change in length of an object is called tensile stress। या जैसे कि आपको ये डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि ये आपके पास एक वायर है, यह है कि आपके पास स्प्रिंग होगा, उसको आप पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो उसकी लेंथ कम या ज्यादा हो सकती है। तो लेंथ फोर्स आपने लगाई उसके ऊपर तो उसकी लेंथ कम ज्यादा हो रही है तो हम कहेंगे इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस आ गया। इसी तरह ये आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है जी, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के बाद उसका एरिया चेंज हो जाएगा, शेप पकड़ के उसको आपने प्रेस कर दिया या उसको खोल दिया तो फिर आप कहेंगे कि उसके अंदर जो है उसका एरिया चेंज हो गया, शेप चेंज हो गई, तो हम कहेंगे कि ये shear stress है। A stress that causes the change in shape of an object is called shear stress। इसी तरह अगर आप किसी भी चीज की इसी बॉक्स को अगर हम कंसीडर करें, इसका वॉल्यूम अगर हम चेंज कर दें, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी, तो हम कहेंगे ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। A stress that causes a change in volume of an object is called वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये वॉल्यूम स्ट्रेस में बोलते हैं इसे। उसके बाद में बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जी स्ट्रेन क्या चीज है। अब हमने फोर्स अप्लाई कर दी इसके ऊपर, ओरिजिनल शेप क्या थी इसकी, फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या शेप हो गई, उनके अंदर कितना फर्क आएगा, इसके दरमियान अगर हम इसका ये चेंज फाइंड करें, डिफरेंस फाइंड करें तो उसको हम नाम देते हैं ये स्ट्रेन कहलाता है। Strain is a measure of the deformation of a solid when stress is applied it। अगर आप किसी भी चीज के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करने के नतीजे में कितना चेंज आया
इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हम बोलते हैं स्ट्रेन आ गया हमारे पास। फॉर द केस ऑफ डायमेंशनल डिफॉर्मेशन स्ट्रेन इज डिफाइंड की दूसरी डेफिनेशन है द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ या फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम अगर हम कहें तो फिर उसको हम नाम देते हैं जी ये स्ट्रेन कहलाता है। अच्छा, तो इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर भी हमने देखा है कि फ्रैक्शनल चेंज है। फ्रैक्शन का मतलब होता है बटे की फॉर्म या ओवर की फॉर्म जिसे हम कहते हैं। तो उसमें आपके पास ऊपर वाली वैल्यू भी वही होगी, नीचे वाली वैल्यू भी होगी, तो दोनों की जो डायमेंशन है वो एक ही होगी। तो इधर हम ये कह सकते हैं स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इफ डेल्टा इज अ चेंज इन लेंथ एंड एल इज द ओरिजिनल लेंथ, देन द स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है जी। तो चेंज इन लेंथ इसको इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई, स्प्रिंग था उसके ऊपर फोर्स लगाया, उसको कितना हमने पुल कर दिया। अब कितना चेंज आ गया पहले हमने ये मिलेगा, यानी कि पहले उसकी लेंथ थी 5 मीटर, फिर हमने फोर्स लगाई उसकी लेंथ होगी 7 मीटर। अब 7 - 5 करेंगे तो आपके पास चेंज आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। ओरिजिनल लेंथ थी आपके पास 5 मीटर, चेंज आ गया 2 मीटर। जब इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रेन आ जाएगा। दोनों का यूनिट मीटर होगा तो उसका यूनिट कट जाएगा, तो आंसर आपके पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ जाएगी। सिंस स्ट्रेन इज अ रेशियो ऑफ द लेंथ इट्स डायमेंशनलेस, इट इज डायमेंशनलेस एंड देयरफॉर हैज नो यूनिट। अब क्योंकि सेम रेशियो है तो हम कह सकते हैं कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं होगा। उसके बाद टाइप ऑफ स्ट्रेन, जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप ऑफ स्ट्रेस पढ़ा है, सेम उसी तरीके से टाइप ऑफ स्ट्रेन पढ़ेंगे। अगर आप लेंथ के अंदर, सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर लेंथ के अंदर चेंज आता है तो उसको हम नाम देते हैं टेंसाइल स्ट्रेस का। अगर उस चेंज को मेजर करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेन बन जाएगा। इसी तरह अगर शेप के अंदर या एरिया के अंदर चेंज आता है तो उसको हम नाम देंगे शेयर स्ट्रेस, और अगर इसी चेंज को मेजर करें तो शेयर स्ट्रेन बन जाएगा। और अगर वॉल्यूम के अंदर चेंज आता है तो उसको हम नाम देंगे स्ट्रेस का, और अगर इसी चेंज को मेजर करेंगे तो ये बन जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यही बात हमने यहाँ पर की है। इफ द स्ट्रेन इज ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। अगर टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से चेंज आएगा या उसको अगर हम मेजर करेंगे तो ये बन जाएगा टेंसाइल स्ट्रेन। और अगर a strain producing object when it is subjected to shear stress is called shear strain। वो बात मैंने आपको समझा दिया है कि टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से होगा तो टेंसाइल स्ट्रेन बनेगा, shear स्ट्रेस की वजह से चेंज आएगा तो shear स्ट्रेन बनेगा, और वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम स्ट्रेस की वजह से अगर वैल्यू आपके पास आएगी तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बन जाएगा। A strain produced in the object when it is subjected to shear strain is called shear strain। When the opposite faces of a rigid body are subjected to shear stress, the shear strain produced is given by the, ये इस फार्मूला के जरिए से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। shear strain is equal to delta A over A is equal to tan theta। अब इसको tan theta क्यों लिखा है ये अब आपको डायग्राम के जरिए से समझ आएगी बात। ये देखिए, ये डायग्राम में अगर आपको नजर आ रहा है कि आपने जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, सब्जेक्ट की इसके ऊपर, तो इसके अंदर ये वाली साइड जो है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल गई। अब ये वाली जब ये निकलेगी बाहर तो ये भी अपनी साइड पे चेंज करेगी। तो अब इसके अंदर मैं इधर से लेकर इधर तक चेंज आ गया। ये देखें जी, इसको अगर मैं यहाँ पे राइट करवाऊँ तो ये बनेगा, ये देखें, ये इतना हिस्सा और इधर से ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या आ गया, बेस आ गया। और अगर आप इसको इस तरह राइट करें, ये बेस, ठीक है जी, ये फार्मूला लिखा हुआ है डेल्टा ए ओवर ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें पता है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, y ओवर x, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। इधर अगर मैं राइट कर देता हूँ परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर इस केस में है जी हमारे पास ये वाली चीज, ये देखें इतना हिस्सा इसके अंदर चेंज आ गया तो ये आपके पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। अब देखें ना, इसके अंदर में ये एंगल बन रहा है, और ये अगर आप इसको इस तरह बना सकें, ये और इसके अंदर ये वाली चीज, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम नाम दे देंगे ए का, और ये वाला जो हिस्सा होगा उसको हम डेल्टा ए का। यानी कि ये जो चेंज है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑपोजिट
रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है। और ये लाइन बड़ी अगर हम कर दे तो हमारे में ये देखिए ये लाइन इधर आ गई और ये छोटा सा चेंज हुआ ये इधर आ गया। अगर हम दोनों को मैथमेटिकली राइट करें तो इस तरह लिखा जाएगा डेल्टा ए होगा यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास आ गया डेल्टा ए और बेस आपके पास आ गई ए, तो इस बराबर होता है टेन थीटा के। यहाँ से हम इसका एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने एंगल में चेंज आया है। इसी तरह वॉल्यूम व्हेन applied stress change in the volume then the change in the volume per unit volume is called volumetric strain। तो फार्मूला वही वाला डेल्टा v ओवर v जैसा कि हमने यहाँ पर राइट किया था, डेल्टा l ओवर ये l ये है लेंथ के लिए, और ये अगर हम राइट करें तो ये हम लिखेंगे डेल्टा v और v, और इसको हमने लिखा था डेल्टा a ओवर a। उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, the ratio of the stress to strain is constant for a given material providing the external applied force is not too great called the modulus of elasticity। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी मटेरियल के ऊपर इन दो चीजों का, इसका और इसका कि रेशियो फाइंड आउट कर लें, कितनी फोर्स लगी है और उसके अंदर कितना चेंज प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम नाम देते हैं जी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डेफिनेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, The ratio of stress to strain is called modulus of elasticity। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद जो चेंज आता है उसको हम नाम देते हैं स्ट्रेस, और चेंज को मेजर करने का जो नाम है उसको नाम देते हैं स्ट्रेन। अगर इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट कर लें तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है जिसको हम नाम देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन, सो स्ट्रेन इज अब आपको यहाँ से भी नजर आ रहा है कि इसका अगर हमने यूनिट ड्राइव करना है तो यूनिट बड़ा इजीली ड्राइव कर सकते हैं। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। स्ट्रेस का यूनिट होता है फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि इसका टोटल का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, पास्कल इसका यूनिट हो जाएगा। सिंस द स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी द यूनिट ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर ड्यू टू द सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का और उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट जो है वो सेम होगा न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिस तरह हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी बिल्कुल वैसे हमने इसकी टाइप्स भी डिस्कस करनी है। अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की रेशियो फाइंड आउट करेंगे ये आपके पास बन जाएगा मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस। और अगर हम शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की रेशियो फाइंड आउट करें तो आपका बन जाएगा शेयर मॉडुलस। और अगर आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की रेशियो फाइंड आउट करें तो ये आपके पास बन जाएगा बल्क मॉडुलस। बड़े ही आसान कंसेप्ट है, सिर्फ आपने एक इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझना है। उसके बाद ये डेफिनेशन अगर आपको समझ आ गई तो उसमें आपने थोड़ा सा चेंज करते जाना है, ठीक है जी। टेंसाइल के लिए टेंसाइल की तरफ लिखेंगे, शेयर के लिए शेयर की तरफ लिखेंगे, और वॉल्यूम के लिए वॉल्यूमेट्रिक के लिए तरफ लिखेंगे। तो इसके अंदर भी यही कुछ है। अगर आप दोनों टेंसाइल यूज कर रहे हैं, स्ट्रेस का भी और स्ट्रेन का भी, तो यंग्स आ जाएगा। अगर आप दोनों शेयर यूज कर रहे हैं, टेंसाइल का भी स्ट्रेन का भी, सॉरी शेयर उसका स्ट्रेस का भी और स्ट्रेन का भी, तो आपके पास शेयर आ जाएगा। और अगर आप दोनों वॉल्यूमेट्रिक यूज कर रहे हैं, स्ट्रेस का और स्ट्रेन का, तो आपके पास बल्क आ जाएगा। फॉर द केस ऑफ लीनियर डिफॉर्मेशन, यानी कि जब आप बात करेंगे टेंसाइल की तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लेंथ है, तो लेंथ के अंदर लीनियर डिफॉर्मेशन आती है। The ratio of tensile stress to the tensile strain is called Young's modulus। इसको रिप्रेजेंट करते हैं y से, f over a डिवाइड में जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा l over l आ जाएगी। सेम इसी तरीके से the shear stress and shear strain are involved। जब ये दोनों वैल्यू हमारे पास आएंगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा a over a लिखना था हमने। क्या लिखना था? डेल्टा a over a। तो डेल्टा a over a की जगह पर हमने क्या राइट कर दिया? tan of theta। तो ये दोनों का रेशियो जो है वो हमें शेयर मॉडुलस देगा। इसी तरीके से अगर आप वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं कि K इज इक्वल टू F ओवर A डिवाइडेड बाय डेल्टा V ओवर V, तो फिर आपके पास आ जाएगा बल्क मॉडुलस। ठीक है जी। तो ये आज आपका छोटा सा कुछ आपके पास कंसेप्ट थे, ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये डेफिनेशन, इनका डिफरेंस, ये सारा पेपर में आ जाता होता है। आपने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। इसका जो है वो फार्मूले आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। इससे हमने न्यूमेरिकल करने हैं इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 14 में हम इससे रिलेटेड जो है वो बाकी मज़ीद डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह 2 या 3 लेक्चर के बाद फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे। उतनी देर तक अपना ख्याल रखिएगा, बुक पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।